तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th के जीव विज्ञान से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा अच्छे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से, एकदम बढ़िया तरीका से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझिएगा। यानी कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, मतलब कि सजीव में कौन कौन सी क्रिया पाई जाती है। मतलब मान लीजिए कि गाय भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, तो उनमें कौन कौन सी क्रिया पाई जाती है। यानी पोषण यानी कि भोजन करने की प्रक्रिया भी उसमें पाई जाती है और श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया भी उसमें क्या होती है, पाई जाती है। और जनन मतलब जन्म देने और जन्म देने की प्रक्रिया भी उनमें पाई जाती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम इनमें से सभी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधा के पत्ती में पाए जाते हैं, पत्ता में। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस प्रकार से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है बाबू, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा बाबू, कह रहा है कि लसिका का रंग होता है। मतलब कि लसिका जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा लसिका का रंग हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है बाबू, हल्का पीला होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। मतलब कि जो कवक होते हैं उनमें भोजन करने की, पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। कौन सी विधि होती है बाबू, मृत जीवी विधि होती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा दोस्त, कह रहा है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। मतलब कि पौधा जो होता है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जैसे मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ आंख से क्या बोलते हैं, कीचड़ निकलना, नाक से पानी निकलना, मल मूत्र, ये उत्सर्जी पदार्थ है मनुष्य का। ठीक है, उसी प्रकार से पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, तो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें गोंद भी पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है और टैनिन भी पौधा का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, और रेजिन भी पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। यानी कि सब इसका उत्सर्जी पदार्थ है। समझे ना, देखिएगा उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्त ध्यान से समझिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताइए इनमें से वह कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है बाबू, एनीमिया रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन अगर किसी व्यक्ति में कम हो जाता है तो उनको एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बिल्कुल, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है। किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाबू, आप लोग बताइए। कवक में होती है कि जंतु में होती है कि हरे पौधे में होते हैं कि परजीवी में होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरे पौधे में होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होते हैं? हर एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बिल्कुल। उसके बाद में देखिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों का ऑफलाइन भी क्लास आप लोगों को 10th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए स्टार्ट होने वाला है, और ऑनलाइन भी 9th और 10th क्लास का स्टार्ट होने वाला है 20 दिसंबर से, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, न्यू बैच। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? मतलब कि इनमें से उभयलिंगी। देखिए, उभयलिंगी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिएगा आप लोग। उभय यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उभयलिंगी है कि नहीं? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, मतलब कौन नहीं है। तो उभयलिंगी कहने का मतलब क्या होता है? यानी कि दोनों जननांग जिसमें पाए जाते हो, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मतलब ना, ये जो केचुआ है ना, इसमें नर का जनन अंग और मादा का जनन अंग, ठीक है, मादा का जनन अंग, इसमें दोनों एक ही में पाए जाते हैं। मतलब केचुआ को ना क्या करना है, अपने जैसे संतान को जन्म देना होता है ना, तो किसी के पास जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों, मतलब कि केचुआ जो है ना, इसमें मेल का सिस्टम और मादा का सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि नहीं, दोनों इसी में होता है। तो अपने में मिलन करता है और स्वयं अकेला ही बच्चा का जन्म दे देता है कि नहीं। तो ये क्या है? उभयलिंगी है। कृमि भी उभयलिंगी है, ठीक है। और क्या, हाइड्रा भी हमारा उभयलिंगी है, ठीक है। मछली उभयलिंगी नहीं है, मछली एक लिंगी है। मछली कैसा है? एक लिंगी है, ये उभयलिंगी नहीं है। मछली में नर और मादा यानी कि मेल फीमेल होता है, ठीक है। और इनमें मेल और फीमेल दोनों उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो नहीं पूछ रहा है ना कि नहीं है, मतलब उभयलिंगी नहीं है, तो कौन नहीं है? मछली उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ना, हम मतलब कि किस प्रकार के सांस लेते हैं तो उसमें से ना ज्यादा एनर्जी मतलब कि निकलती है, ज्यादा एनर्जी निकलती है। मतलब वायवीय, मतलब कि वायु वाला जो अभी हम ले रहे हैं, ऐसे हम लोग ले रहे हैं ना सांस, वायु वाला। अवायवीय यानी कि बिना वायु वाला, मतलब मछली पानी में अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा वायवीय से ऊर्जा निकलती है। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा मतलब ऊर्जा निकल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा है, समझे। उसी प्रकार से हम लोग सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी, ताकत लगता है उसमें, है कि नहीं। तो ज्यादा ताकत वायु वाला में लगता है कि अवायु वाला में लगता है? तो ज्यादा तो एनर्जी आपका लॉस होता है वायु वाला में, मतलब वायवीय में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मतलब कि जो अमीबा होता है ना, अमीबा, वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब जाके किसकी प्राप्ति होती है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्राइकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बता दीजिए। ट्राइकिया मतलब हम लोगों का श्वसन अंग फेफड़ा है। हम लोग ना फेफड़ा से सांस लेते हैं। मछली का जो श्वसन अंग है ना, गिल्स है, गलफड़, देखते हैं कानवा के पास में रहता है गिल्स, गलफड़, वो मतलब कि गलफड़ से सांस लेती है, समझे। तो उसी प्रकार से एगो श्वसन यानी सांस लेने वाला अंग का नाम है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ना, इनमें से कौना जीव का सांस लेने वाला अंग है? तो काकरोच। काकरोच आप लोग सुने ना, काकरोच है कि नहीं? काकरोच के है, आप लोग याद रखिएगा। किसका है? काकरोच के है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद में देखिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मतलब जब मनुष्य मतलब कि व्यक्ति सोया हुआ हो, मतलब आराम कर रहा हो, मतलब कि उसका हृदय गति तेज ना हो, मतलब घबराया हुआ ना हो, एकदम आराम से हो, विश्राम यानी कि आराम से सोया हुआ हो, एकदम रिलैक्स फील कर रहा हो, तो उस समय उसका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ठीक है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, आप लोग याद करिएगा। आज चोरी वोरी जैसे हो गया, कोई बच्चा क्या करता है कि कुछ चुरा रहा है, अच्छा कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहा है, तो उसका हृदय उस समय धड़केगा, तेजी में कांपेगा, उस समय उसका हृदय गति बढ़ जाता है। मतलब आराम से सोया है या विश्राम कर रहा है मनुष्य, तो उस समय उसका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य है। मतलब कि रंध्र, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रंध्र का मुख्य कार्य है। समझिए, सबसे पहले देखिए रंध्र, एक चीज हम लोगों के बाद में एक चीज बता रहे हैं तुम लोगों को, एक जैसे उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण समझ लिए बढ़िया से, यानी कि रोम छिद्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का हाथ होता है ना, हाथ तो इसमें हाथ में या शरीर में कहीं पर भी जहां जहां पर रुआ होता है ना, वो रुआ के एकदम लगा ही एक छिद्र होता है, मतलब छेद होता है, समझे। उसको हम लोग रोम छिद्र कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब आप लोग देख सकते हैं कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, तो रुआ, इसके रुआ में से पकड़ेंगे ना तो इसके आसपास में रोम छिद्र होता है, समझे। तो मतलब ये आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। तो जो मच्छर होता है ना, मच्छर को इतना अंदर थोड़े ताकत है, एनर्जी इतना थोड़े है कि इतना मोटा चमड़ा को अंदर मतलब डाल के हिला दे, नहीं, इतना उसके अंदर ताकत नहीं है। वो पता है क्या करता है मच्छर, इसी रोम छिद्र में ना अपना सूंड को लगाता है। ये जो रोम छिद्र है, इसी रोम छिद्र में मच्छर क्या करता है कि अपना सूंड को लगाता है और उसी में से ब्लड को चूसता है अंदर से, समझे। तो रोम छिद्र आपको हम बता दिए, लेकिन हम बताए हैं रंध्र। ये जो प्रक्रिया रोम छिद्र वाला बताया ना, जो हम लोगों के शरीर पे है, सेम इसी प्रकार से पत्ता के ऊपर होता है, पेड़ पौधा के पत्ता के ऊपर। जो पेड़ पौधा होते हैं ना, पेड़ होते हैं ना, उसके पत्ता पर भी एकदम छोटे छोटे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, समझे। उसको बोलते हैं रंध्र। तो ये रंध्र जो पत्ता के ऊपर पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है पता है आप लोगों को? यानी गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। मतलब गैस का विनिमय मतलब गैस लेना देना, और वाष्पोत्सर्जन है कि नहीं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मतलब कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मतलब उत्सर्जी अंग, देखिए उत्सर्जी अंग कौन है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्सर्जी अंग कह रहा है। तो उत्सर्जी अंग होता क्या है? मतलब ना वैसा अंग जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या गंदा पदार्थ को बाहर निकाले, उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे में नाक भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया, पानी गिरता है इसी से बाहर निकलता है, तो उत्सर्जी अंग हो गया। आंख जो कीचड़ निकलता है यहाँ से, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया, ठीक है, समझे। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा? तो वृक्क हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क उत्सर्जी प्रमुख है कि नहीं, आप लोग याद रखिएगा। सुनिए आगे बढ़िएगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, अभी बताइए क्या चीज से वृक्क संबंधित है? तो उत्सर्जन से, अभी बताए ना, मनुष्य में वृक्क क्या चीज से मतलब कि संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, आप लोगों को अभी बताए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है, किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? मतलब कि वह कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र, मतलब कि रंध्र जो होता है नहीं रहता है ना। अनुपस्थित मतलब उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं, मतलब कावना पौधा में। तो आम में तो रहता है भाई रंध्र, है कि नहीं, हाइड्रिला में नहीं रहता है,
नागफनी में रहता है, कनेर में भी रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रिला में रंध्र नहीं रहता है। किसमें रंध्र नहीं रहता है बाबू? हाइड्रिला में ना रंध्र नहीं रहता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आप लोगों को कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है कि नहीं? मतलब कि मनुष्य में जो वृक्क है ना वो किस तंत्र का भाग है और वह किस कार्य से संबंधित है? तो वृक्क का कार्य जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ये प्रश्न 3 प्रकार से पूछा गया आप लोगों को अभी तक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मछलियां की अंग, मतलब कि मछलियां किस अंग से शोषण करती है? यहाँ पे किस होगा, लेकिन मछलियां किस अंग से शोषण करती है आप लोग बता सकते हैं? तो मछलियां जो होती है गिल्स से शोषण करती है, यानी कि गल्फर से शोषण करती है। मछलियां किस अंग से शोषण करती है दोस्त? गिल्स यानी कि गल्फर से शोषण करती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मतलब जो कोशिका है ना उसका पावर हाउस हम लोग किसको कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्या बात है। कह रहा है ग्रहणी भाग है, मतलब कि ग्रहणी जो है वो भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है बाबू। ग्रहणी जो है एगो छोटी आंत का भाग है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, देखिए लंबा तो पूछ रहा है, एकदम लंबा तो पूछ रहा है, लेकिन सबसे लंबा भाग छोटी आंत होगा। आहार नाल, आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है दोस्त? छोटी आंत होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है कि नहीं? कह रहा है सजीव में पाए जाने वाले जय प्रक्रम है, ठीक है। मतलब कि जो सजीव होते हैं, मनुष्य भी सजीव है, गाय सजीव है, पक्षी सजीव है कि नहीं, जिसमें सांस लेने का क्रिया हो, भोजन करता हो, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो सजीव है उनमें पाए जाने वाले जय प्रक्रम, मतलब कौन कौन सी प्रक्रिया उसमें पाए जाते हैं? तो उसमें पोषण भी पाए जाते हैं, श्वसन भी पाए जाते हैं, जनन करने की भी क्षमता होती है, जनन भी करते हैं, है कि नहीं। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नहीं। प्रश्न संख्या 25, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है ना बाबू अर्ध परागम्य झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य झिल्ली है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य झिल्ली है। देखिएगा आगे क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है? मतलब ना रक्त जो होता है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, है कि नहीं, ये उसमें अवयव होते हैं। तो रक्त का वो मतलब प्लेटलेट्स भी होता है, लसिका प्लाज्मा, जो भी मतलब रक्त में पाए जाते हैं, उनमें से वह कौन ऐसा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकता है? मान लीजिए कि अगर कट जाए, मतलब कट जाए, है कि नहीं, तो रक्त मतलब कि स्राव मतलब कि रक्त बहेगा एकदम फास्ट में। तो मतलब रक्त में वह क्या चीज रहता है जो रक्त को बहने से रोकता है? तो आप लोग याद रखिएगा प्लेटलेट्स। रक्त को थाका बना देता है। प्लेटलेट्स जो होता है ना, देखिए अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की मात्रा अगर रहती है ठीक ठाक, प्लेटलेट्स अगर रहता है, अगर उस आदमी को अगर मान लीजिए कहीं कट गया यहाँ पर एकदम कहीं ज्यादा, समझे, तो अगर कटने के बाद में अगर इस स्थिति में गिरेगा ना तो वहां पे ना प्लेटलेट्स जमा देगी, यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। जम जाएगा तो उसको अस्पताल में ले जाने के बाद में इलाज हो सकता है, वो बच भी सकता है, ठीक है ना, माने बच भी सकता है कह रहे हैं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो रक्त का स्राव होगा फास्ट में, तो आदमी की मौत हो जाएगी। आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में,
काफी बार, यानी कि लगभग लगभग 4 बार ये प्रश्न आ गया, अलग अलग तरीका से, अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। मतलब इसमें से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ना तो ब्रेक मार दीजिएगा, घबरा जाएगा, ध्यान से समझो। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, कह रहा है बाबू, नहीं है। तब फेफड़ा तो उत्सर्जी अंग है, ब्रिक भी उत्सर्जी अंग है, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, त्वचा उत्सर्जी अंग है। आप लोग याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, ब्रिक भी उत्सर्जी अंग है, और त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है बाबू, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में कह रहा है, काफी आसान है, नर का युग्मक है। बिल्कुल, नर का युग्मक, यानी नर का युग्मक क्या है, शुक्राणु है। आप लोगों को पता है ना, नर का युग्मक क्या है, शुक्राणु है। आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है। अब हम लोगों का प्रश्न क्या कह रहा है, मादा का युग्मक है। मादा का युग्मक क्या है, अंडाणु है। मादा का युग्मक क्या है, अंडाणु है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आराम से ध्यान देंगे। कह रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया, मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि नर की युग्मक शुक्राणु और मादा की युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास एकदम बेहतरीन तरीका से लगा होगा। बेहतरीन तरीका से अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।